गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल माल अब्जॉर्प्शन। ग्लोबल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ तीनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होगा उसका माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। इन तीनों का माल अब्जॉर्प्शन होता है। अब इसको माल अब्जॉर्प्शन ये माल अब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा का डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि म्यूकोसा उसी के थ्रू अब्जॉर्ब होता है। अब म्यूकोसा के ही डिसफंक्शन हो जाएगा तो उससे अब्जॉर्ब ही नहीं हो जाएगा होगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया? माल अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली हम 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है सीलिएक डिजीज़, दूसरा होता है वेपल्स और तीसरा होता है ट्रॉपिकल स्प्रू। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। सीलिएक डिजीज़ को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? सीलिएक स्प्रू बोलते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी बोलते हैं। अब ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी क्या बोलते हैं? आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आजकल देखा गया है कि ये सीलिएक डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी डायग्नोज हो रहे हैं इसके थ्रू। तो इसलिए ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन से लोग सेंसिटिव होते हैं। अब इसको आइसबर्ग डिजीज़ बोलते हैं। आइसबर्ग डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि 50% पेशेंट में ही इसमें सिम्टम दिखता है और जनरली क्लिनिशियन जो होते हैं इसके सिम्टम को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आइसबर्ग डिजीज़ बोलते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होना चाहिए जिसमें इंसान में देखा जाता है कि सीलिएक डिजीज़ होगा? अगर उसका प्री डिस्पोजिशन होता है HLA-DQ8 से, तो उसमें चांसेस होते हैं कि सीलिएक डिजीज़ होगा। ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं कि उसमें सीलिएक डिजीज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये जीन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कभी भी सीलिएक डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब हम इसके अंदर टॉपिक्स पढ़ेंगे: टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, पैथोजेनेसिस, डिजीज प्रोग्रेशन, एसोसिएशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में क्या होता है? 4 तरह का होता है। उसका हम ट्रिक्स रखे हैं क्लास में सी फॉर क्लासिकल सीलिएक डिजीज। क्लासिकल सीलिएक डिजीज होता है कि मतलब जो इसमें सिर्फ क्लासिकल सिम्टम दिखते हैं। अब कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? माल अब्जॉर्प्शन वाला सिम्टम दिखेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या सिम्टम आता है। दूसरा है एल फॉर लेटेंट सीलिएक डिजीज़। लेटेंट मतलब कि उसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, लेकिन वो HLA ससेप्टिबिलिटी उसमें प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है तुम्हारा एटिपिकल सीलिएक डिजीज़। एटिपिकल सीलिएक डिजीज़ क्या होता है कि उसमें सिम्टम्स तो दिखते हैं लेकिन टिपिकल सिम्टम्स नहीं दिखते माल अब्जॉर्प्शन वाले, अदर देन माल अब्जॉर्प्शन के सिम्टम दिखते हैं, जैसे एनीमिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, डर्मेटाइटिस वगैरह वगैरह दिखते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा होता है साइलेंट सीलिएक डिजीज़। साइलेंट सीलिएक डिजीज़ क्या होता है? जो कि तुम्हारा एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसमें कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा, साइलेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सीरोलॉजी पॉजिटिव होता है। सीरोलॉजी पॉजिटिव इन द सेंस बोले तो इसमें एंटीबॉडी देखा जाता है। इस डिजीज़ में जो प्रेजेंट होता है वो सारी एंटीबॉडीज में देखी जाती है। ठीक है, अब होता है इसका क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर हम देखें कि 2 ही टाइप में देखा जाता है, एक टिपिकल या फिर एटिपिकल। बाकी साइलेंट और लेटेंट में कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं है। तो हम इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो टिपिकल में हम सारा माल अब्जॉर्प्शन वाला फीचर देखते हैं। तो ऑस्मोटिक डायरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, फॉल स्मेलिंग स्टूल होता है और वेट लॉस होता है। एटिपिकल सीलिएक डिजीज में क्या होता है? शॉर्ट स्टेचर होता है, क्योंकि हाइट कम हो जाती है। जब उसका माल अब्जॉर्प्शन होगा तो अच्छे से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी हाइट कम हो जाएगी। विटामिन ई का डेफिशिएंसी होगा, क्योंकि फैट जब तक अब्जॉर्ब नहीं होगा, फैट में सॉल्युबल विटामिन कैसे अब्जॉर्ब हो जाएगा? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ना, KEDA, तो ई तुम्हारा अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा? अटेक्सिया हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा। तीसरा होता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी, वही सेम, फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। आयरन नहीं अब्जॉर्ब हो पाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। सेकेंडली हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम है, इसकी वजह से इसके फीडबैक में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब एमिनोरिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी, इडीमा और एसाइटिस हो जाएगा। अब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली चीज़ है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली HLA-DQ2-DQ8 ससेप्टिबिलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये प्रेजेंट है। अब आदमी क्या कर रहा है? ग्लूटेन वाला डाइट ले रहा है, जिसमें क्या होता है? मेनली वीट, बार्ली, राई, ओट्स। लेकिन इंडिया में जनरली लोग वीट लेते हैं, बार्ली, राइट वगैरह ये सब विदेश में जनरली लेते हैं, अमेरिका टाइप, नॉर्थ अमेरिकन, ये सारी चीज़ों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन जैसे प्रोलामीन और फिर दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोलामीन जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इन सारे प्रोटीन में क्या होता है कि एक एंटीजन होता है, ग्लाइडिन। सारा प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें जो एंटीजन होती है ग्लाइडिन, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है? पॉलीमरिक IgA, जो कि प्रोड्यूस होता है माल्ट से। माल्ट क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि इंटेस्टाइन का एक पैच होता है, लिम्फेटिक पैच होता है, जिससे IgA निकल रहा है। ठीक है, IgA एंटीबॉडी होता है। अब उससे वो कंबाइन कर ले रहा है तुम्हारा ग्लाइडिन, तो वो बना रहा है डाइमर। ठीक है, अब डाइमर क्या हो गया कि वो जाएगा इंटेस्टाइन के इस पार्ट से जाके
यहाँ से जाके वो कंबाइन करेगा। ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो कि आयरन को अब्जॉर्ब करता है, ये आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि इसमें सीलिएक डिजीज़ की वजह से ये ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ये इसको भी अब्जॉर्ब करके और लेमिना प्रोप्रिया में भेज देता है। लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, इसमें होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिएज, जो कि क्या करता है, इसका डीएमिडेशन करवा देता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये एंटर करता है लेमिना प्रोप्रिया में, फिर टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो होता है वो डीएमिडेशन करवा देता है और फॉर्म करता है डीएमिडेटेड ग्लूटामिन डाइपेप्टाइड। ठीक है, इसके लिए भी एक एंटीबॉडी बनता है, याद रखना, इसमें एक एंटीबॉडी बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएमिडेटेड ग्लूटामिन डाइपेप्टाइड होता है उसको क्या करता है, मैक्रोफेज खा लेता है। मैक्रोफेज खाता है तो उसके वजह से वो अपने MSC2 रिसेप्टर पे इसको एक्सप्रेस करता है। जैसे वो MSC2 रिसेप्टर पे इसको एक्सप्रेस किया तो वो एक्टिवेट कर देता है टी सेल को, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, अब टी हेल्पर सेल 3 काम करता है। एक तो वो क्या करता है कि इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स निकालता है, जैसे साइटोकाइंस और अदर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये क्या करता है कि ये एक्टिवेट कर देता है बी सेल को। बी सेल क्या करता है, बी सेल का काम क्या होता है, वो सिक्रेट करता है एंटीबॉडीज़। तो कौन कौन सा एंटीबॉडी वो सिक्रेट करता है, 3, एंटीग्लाइडिन, एंटी-TTG, एंटी एंडोमाइसिन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि तुम्हारा किलर टी सेल क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को। तो 3 काम किया, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा ये सीलिएक डिजीज़ वाला सारा सिम्टम आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि डिजीज़ प्रोग्रेशन कैसे होता है। कि अगर हमको पता चलेगा कि हमको सीलिएक डिजीज़ है, अब हम इस पर क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 90% केसेस में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप सीलिएक डिजीज़ आपके अंदर है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट लो। तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की वजह से क्या हो जाएगा कि 90% केसेस में 3 मंथ में वो क्लिनिकली रिवर्ट हो जाएगा नॉर्मल स्टेज पे। ठीक है, क्लिनिकली रिवर्ट होने का मतलब कि उसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं दिखेगा, और 6 मंथ में वो हिस्टोलॉजिकली हो जाएगा रिवर्ट नॉर्मल स्टेज पे। इसका मतलब है कि 6 मंथ में उसका जो एपिथेलियम में जो डैमेज हुआ तो वो वापस से ठीक हो जाएगा। अब 10% केस में क्या होता है, आप चाहे ग्लूटेन फ्री डाइट लो या फिर नहीं लो, वो वैसा ही रहने वाला है, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा और इसमें आपको स्टेरॉयड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब है आगे एसोसिएशन में क्या दिखेगा कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसमें इसमें डेफिनेट एसोसिएशन दिखेगा। इसमें डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फिर डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, IgA नेप्रोपैथी, IgA डेफिशिएंसी। ठीक है, अब है तुम्हारा प्रोबेबल एसोसिएशन मतलब इसमें दिख सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर और सेरिब्रल एटेक्सिया। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे, दो करते हैं, एक सीरोलॉजी करते हैं और एक बायोप्सी करते हैं। सीरोलॉजी में हम बता चुके कि 3 एंटीबॉडी बनाता है बी सेल। कौन कौन सा, एंटी-TTG बनाता था, एंटी एंडोमाइसिल बनाता था और एंटीग्लाइडिन बनाता था। तो एंटी-TTG होता है, उसमें तुम्हारा एंटीबॉडी कौन सा सिक्रेट होता है, IgA टाइप होता है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंसिटिव होता है 92% और स्पेसिफिक होता है 98%, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, जो वो भी IgA टाइप का होता है। इसमें सेंसिटिविटी हाई होता है, 99% होता है, स्पेसिफिसिटी थोड़ा कम हो जाता है, 73% हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा है तुम्हारा एंटी डीएमिडेटेड ग्लूटामिन डाइपेप्टाइड। हम बताए हुए थे कि वहाँ एक तुम्हारा एंटीबॉडी बनेगा इसके अगेंस्ट भी। तो ये इसमें IgG वाला होता है, जिस पेशेंट में IgA का डेफिशिएंसी होता है उसमें देखा जाता है, इसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अब है चौथा एंटीग्लाइडिन। इसमें सेंसिटिविटी भी बहुत कम होता है, स्पेसिसिटी भी कम होता है, इसकी वजह से अब नहीं किया जाता ये। बायोप्सी में क्या दिखेगा, विलस एट्रोफी दिखेगा, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया दिखेगा। अब दोनों एक दूसरे को मेंटेन करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोसल थिकनेस जो होगा वो तुम्हें नॉर्मल होगा। लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट दिखेगा लैमिना प्रोप्रिया में। वैस्कुलर डिजेनरेशन दिखेगा, कौन सा, सरफेस एपिथेलियम में जो भी ब्लड वेसल्स होंगे उन सब का डिजेनरेशन दिखेगा। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, डाइट जो कि ग्लूटेन फ्री होता है वो लेंगे, अगर उससे वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर स्टेरॉइड्स लेंगे। एज यू नो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, लाइक।